हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं लाभ ऑनलाइन। आज 29 मई 2026 है। आज से हम डेली जितने भी करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ करेंगे उन्हें हम देखा करेंगे। इस क्लास से हम जो मुख्य परीक्षाएं हैं उनके लिए और जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण है और चीज़ें रहेंगी उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। आइए आज हम शुरुआत करते हैं 29 मई के पहले प्रश्न से। आज हम शुरुआत करेंगे वर्ष 2026 के अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप। जो कुश्ती का अंडर एशियाई चैंपियनशिप हुआ है अंडर 23 का, ये कहाँ हुआ था? ये वियतनाम के दा नांग में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियतनाम के दा नांग में। इसमें अगर भारत की बात करें, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो जो पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने कुल 9 पदक जीते हैं। कुल कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। इनमें से 4 स्वर्ण पदक थे। स्वर्ण पदक कितने थे? 4 पदक। अब तक भारत की जो टीम है, पुरुष टीम है, वो अब तक पहली बार इतने पदक जीतने में इसमें सफल हुई है, पुरुष टीम। उसके बाद अगर महिला टीम की बात करें, महिला कुश्ती दल की बात करें, तो इसने कुल 10 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 10। इनमें से 6 स्वर्ण पदक थे। 6 स्वर्ण पदक थे। अंडर एशियाई चैंपियनशिप, कुश्ती की एशियाई चैंपियनशिप अंडर 23 कहाँ हुई थी? अंडर 23 कहाँ हुई थी? वियतनाम के दानांग में। वियतनाम के दानांग में। इसमें भारत पुरुषों की फ्री स्टाइल टीम ने कुल कितने पदक जीते थे? 9 पदक जीते थे। स्वर्ण कितने थे? स्वर्ण 4 थे। महिला कुश्ती दल ने कुल कितने पदक जीते थे? इन्होंने 10 पदक जीते थे, जिनमें से 6 स्वर्ण पदक थे। 6 स्वर्ण पदक थे। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो स्लोवेशिया से संबंधित है। स्लोवेशिया क्या है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? श्री जिनेजा जॉन्सा, ये जिनेजा जॉन्सा नाम के एक व्यक्ति हैं। ये स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। क्या चुने गए हैं? स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? श्री जिनेजा जॉन्सा। अगर हम इसकी स्लोवेनिया की राजधानी की बात करें तो स्लोवेनिया की राजधानी लजुबल जाना है। अगर इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया है। इसके पूर्व में हंगरी है। दक्षिण में क्रोएशिया है। क्या है? क्रोएशिया। और इसके पश्चिम में इटली है। ये वाला हिस्सा जो रहा, ये वाला हिस्सा इसका, इस वाले हिस्से पे ये भूमध्य सागर का एक एशिया सागर है। क्या है? भूमध्य सागर का सागर ये हिस्सा है। अब हम वीर सावरकर के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। किसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे? वीर सावरकर के। इनकी जयंती कब मनाई जाती है? इनकी जयंती 28 मई को मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? 28 मई को। कब हुआ था इनका जन्म? 28 मई 1883 को हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान बागूर, मुंबई प्रेसिडेंसी के बागूर में हुआ था। अगर इनकी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करें तो 1904 ईस्वी में इन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। क्या की थी? एक अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857। इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857। ये हिंदुत्व के प्रवर्तक थे। सॉरी। अगर इनके बारे में हमें क्या क्या जानना है तो इसमें से पहली चीज़ है, इन्होंने वीर सावरकर ने की जयंती 28 मई को प्रत्येक वर्ष इनकी जयंती मनाई जाती है। वीर सावरकर की इनका जन्म 28 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। स्थान इनका जन्म कहाँ हुआ था? भागूर में हुआ था। मुंबई प्रेसिडेंसी की भागूर में हुआ था। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत नामक एक संगठन की स्थापना की थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 87। इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857। इन्होंने हिंदुत्व, जो वर्तमान में हिंदुत्व दिखाई देता है, इसके ये प्रवर्तक कहे जाते हैं। ये 3-4 बातें इनके बारे में महत्वपूर्ण हैं जो हमें याद होनी चाहिए।
अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जिस पर हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय खरीफ अभियान 2026। राष्ट्रीय खरीफ अभियान 2026 पर कृषि सम्मेलन। राष्ट्रीय खरीफ अभियान 2026 पर कृषि सम्मेलन। ये कब हुआ था? 1829 मई 2026 को। कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1818 और 29 मई 2026 को हुआ था। कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली। पूसा, नई दिल्ली, यानी राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कॉम्प्लेक्स पूसा, दिल्ली में हुआ था। अगर इसकी बात करें कृषि राज्य का विषय, अगर यहाँ महत्वपूर्ण ये जो राष्ट्रीय खरीफ अभियान 2026 पर कृषि सम्मेलन कब हुआ था? 28-29 मई 2026 को हुआ था। कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कॉम्प्लेक्स पूसा, दिल्ली में हुआ था। कृषि राज्य का विषय, हमें अगली चीज़ जो जाननी है वो है महत्वपूर्ण कृषि राज्य का विषय। कृषि राज्य का विषय अगर हम बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत को 8 एग्रो क्लाइमेट जोन में, कितने एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा है? भारत को 8 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा है। अगर भारत की बात करें कि विश्व में चावल उत्पादन करने वाला, सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। कौन सा देश है? भारत। कैसे? भारत चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। चावल जो भारत है वो चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है, चीन को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गया है। आगे जिस चीज़ की चर्चा करनी है वो है लिग्नाइट। क्या होता है ये लिग्नाइट? लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा कोयला, लिग्नाइट या भूरा कोयला। ये निम्न कोटि का कोयला होता है, निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें अगर कार्बन की मात्रा की बात करें तो 25 से लेकर 35% इसमें कार्बन पाया जाता है। कितना कार्बन पाया जाता है? 25 से 35% तक कार्बन पाया जाता है। भारत में इसके भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये नेवेली तमिलनाडु का, नेवेली तमिलनाडु में, पलाना राजस्थान में और सालीगंगा हंडवारा कश्मीर में, इन क्षेत्रों में इसके जो है भंडार पाए जाते हैं। नेवेली तमिलनाडु में, पलाना राजस्थान में, सालीगंगा हंडवारा कश्मीर में इसके भंडार पाए जाते हैं। अब लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ये निम्न कोटि का कोयला होता है। कार्बन की मात्रा इसमें 25 से 35% तक होती है। भारत में इसके भंडार की बात करें तो नेवेली तमिलनाडु में, पलाना राजस्थान में, सालीगंगा और हंडवारा कश्मीर में इसके भंडार पाए जाते हैं। अब हम कोयला गैसीकरण के विषय में जानेंगे। कोयला गैसीकरण क्या है? जब हम कोयला गैसीकरण के विषय में जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले कोयला को ऑक्सीजन, जलवाष्प और CO2, इन 3 चीज़ों की, यानी सबसे पहले O2 प्लस H2O प्लस CO2 की उपस्थिति में, ये 3 चीज़ें जब उपस्थित हों तब उच्च ताप और दाब पर गर्म किया जाता है, जिससे सिनगैस बनती है। जब ऑक्सीजन हो, जलवाष्प हो और CO2 हो, तब कोयले को गर्म करें तो उससे सिनगैस बनती है। इसी को कोयला गैसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कोयला गैसीकरण कहते हैं। अगर हम कोयला गैसीकरण की बात करें तो कोयला गैसीकरण से जो सिनगैस बनती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हम प्राकृतिक गैस या ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे जो हम प्राकृतिक गैस मेथेनाइल, अमोनिया, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट और कोकिंग कोल जैसे उत्पादों पर के आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे हम जो इन चीज़ों को आयात करते हैं, इससे हमारी इन पर निर्भरता कम होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बहुराज्य सहकारी समिति पर चर्चा कर लेते हैं। इनका कार्यक्षेत्र की बात करें तो बहुराज्य सहकारी समिति, इनका कार्यक्षेत्र और सदस्य 2 या अधिक राज्यों तक फैले होते हैं। कहाँ तक फैले होते हैं इनके राज्य? या तो इनका कार्यक्षेत्र 2 राज्यों या 2 अधिक राज्यों में होता है, या इनके सदस्य 2 या 2 से अधिक राज्यों में होते हैं। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की बात करें, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 द्वारा शासित होते हैं। बहुराज्य सहकारी समितियों का शासन किसके द्वारा किया जाता है? बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 द्वारा ये शासित होती हैं। अगर हम बात करें इनका पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है, इनके पंजीकरण की बात करें
तो इनका पंजीकरण और निगरानी सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। इनका पंजीकरण और निगरानी, इनका पंजीकरण और निगरानी सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। अब हम टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल की बात करेंगे। टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल, जब हम टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल की बात करेंगे तो क्या है, एक सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली है। टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल क्या है, एक सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली है, यानी PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का एक मॉडल है। ये क्या है, इसके तहत पहले से निर्मित सार्वजनिक संपत्ति को एक निश्चित अवधि के लिए निजी कंपनियों को सौंप दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जो निजी कंपनियां होती हैं उनको सौंप दिया जाता है पहले से ही निर्मित सार्वजनिक संपत्ति को। ये निर्मित सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है, इस विशेष रूप से रोड होते हैं या पुल होते हैं। कंपनी अग्रिम राशि देके, कंपनी पहले इन्हें राशि देती है, देकर इसका संचालन और रखरखाव करती है। कंपनी पहले पैसा देगी, उसके बाद इनका संचालन करेगी और रखरखाव करती है। और उसी दौरान जिस अवधि के लिए उन्हें सौंपा गया है, टोल टैक्स वसूल करती है, जिससे अपना निवेश और मुनाफा कमाती है। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई रोड है, वो सरकार ने पहले से ही बना लिया है, फिर एक निजी कंपनी को सौंप दिया, तो जो कंपनी उसे लेगी वो पहले पैसा देगी, उसके बाद क्या करेगी, वह उससे टोल टैक्स वसूल करेगी, जिससे उसने जो पैसा दिया है वो और जो उसे मुनाफा चाहिए वो भी वसूल करेगी। जब अनुबंध समाप्त होने पर परिसंपत्ति वापस सरकार को सौंप दी जाती है। जब अनुबंध समाप्त हो जाएगा, जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा, तो संपत्ति वापस सरकार को सौंप दी जाती है। किसे सौंप दी जाएगी, वापस सरकार को। किसकी बात कर रहे थे, टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल की बात कर रहे थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।